सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। नए टॉपिक के साथ हम मिल रहे हैं। आज है बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल है, यूनिट सेकंड चल रहा है और यूनिट सेकंड में उद्योग है। उद्योगों में 1% आपको करवा चुके हैं, पहले सूती वस्त्र उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग। अब इसके बाद में भारत के उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक व आर्थिक कारणों का वर्णन कीजिए। इन्होंने भारत के जो उद्योग है उनके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक पूछे हैं तथा आर्थिक कारकों को समझाना है यहाँ पे। अब देखो इसमें आंसर की बात करते हैं तो पहले है कि इनके कौन कौन से कारण हैं, इनका परिचय थोड़ा कर लेते हैं। तो इसमें है किसी भी उद्योग की स्थापना करना किसी कारक या कारकों के समूह का जिम्मेदार होना मुख्य रूप से है। यानी कोई भी उद्योग अगर विकसित हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहे होंगे। इन कारणों में मुख्य रूप से है जिस प्रकार से इन कारणों को इनमें जो स्पष्ट लिखा हुआ है रॉबिन्स ने, रॉबिन्स जो वैज्ञानिक है, रॉबिन्स वैज्ञानिक था, उन्होंने लिखा है कि यद्यपि कभी भी उद्योग का उद्भव एकाएक हो गया हो फिर भी किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति के पीछे निश्चित ही कोई कारण हुआ होगा। यह स्पष्ट है कि पुराने एवं दीर्घकालीन स्थापित उद्योगों में यह अधिक सत्य है। एक उद्योग की स्थापना के कारण है पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। उन कारणों में देखो वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें अनेक कारण भाग लेते हैं। वो कारण है इसमें भौगोलिक कारक भी हो सकते हैं, आर्थिक कारक भी हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक आदि सिद्ध हुए हैं। कुछ कारक उद्योग की स्थापना में प्रारंभ में महत्वपूर्ण होते हैं किंतु कुछ समय बाद उनके स्थान पर अन्य कारक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्थापना प्रारंभ में भूगोलवेत्ता केवल भौगोलिक कारकों में ही उद्योग विकसित होता है, उसके बाद में आर्थिक कारण मुख्य हो जाते हैं। अब देखो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है वो है भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। अगला है वो है अभौगोलिक कारक। सेकंड है वो है अभौगोलिक कारक। तो इसे दो भागों में बांटा गया है। अब इसके अंदर आ जाता है कच्चा माल, कच्चा माल, शक्ति, पानी यानी जल उपलब्धता तथा श्रम, बाजार, यातायात आदि। तो ये भौगोलिक कारकों में आ जाते हैं। अब बात करते हैं पहले भौगोलिक कारकों की। भौगोलिक कारकों के अंदर पहला है वो है कच्चा माल। कच्चा माल आवश्यक कच्चे माल की अनुपस्थिति में उत्पादन असंभव है। यानी कच्चे माल की अनुपस्थिति में उत्पादन असंभव है। यह बिल्कुल सत्य है कि कच्चा माल अगर होगा ही नहीं तो उत्पादन कहां से होगा। सभी निर्माण कारखानों में किसी न किसी प्रकार निर्माण प्रक्रिया का श्रृंखलाबद्ध क्रियाएं अवश्य होती है। इस संदर्भ में कारखानों निश्चित रूप से कच्चे माल की उपलब्धि एवं उस पर होने वाले यातायात व्यय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। स्थिति सुलभता के उपरांत कई कारखानों के पदार्थ वह समान मूल्य पर प्राप्त हो जाता है। कईयों को कच्चा माल पास में मिल जाता है, कईयों को दूर मिलता है। इसके आधार पर उदाहरण कच्चा माल अनेक निर्माण उद्योगों के लिए आधारभूत होते हुए भी सभी जगह समान रूप से नहीं पहुंच पाता है। कच्चे माल के संबंधित दो तथ्य हैं। देखो इसमें दो तथ्य मुख्य हैं। नंबर फर्स्ट तथ्य यह है कि पदार्थ का आकर्षण स्तर, पदार्थ का आकर्षण स्तर। अब इसमें भिन्न भिन्न पदार्थों का आकर्षण स्तर भिन्न भिन्न पाया जाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का आकर्षण स्तर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। पहला हो गया पदार्थ का आकर्षण स्तर है,
दूसरा है पदार्थ वितरण व उपयोग की तकनीक। दूसरा है पदार्थ के वितरण व उसके उपयोग की तकनीक। पदार्थ के वितरण एवं उसके उपयोग की तकनीक। अब है देखो आकर्षण स्तर पर पदार्थ आकर्षण स्तर पर पदार्थ है वो सर्वप्रथम पदार्थ के आकर्षण स्तर का परीक्षण अवश्य होता है कि यह पदार्थों के स्वभाव तथा उसको काम में लेने वाली प्रक्रिया पर निर्भर है या नहीं है। इस पदार्थ में गतिशील प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि क्या कच्चा माल मौलिक वजन या उसका पर्याप्त घटता है। अब बात करते हैं इसके वजन की कि इसका मौलिक जो वजन है घटता है या नहीं। अगर घटता है तो वो ठीक है, अगर नहीं घटता है तो वो ठीक है। जैसे कई बार इसका जो कच्चा माल होता है उसकी जो गुणवत्ता है बनाने के बाद नष्ट हो जाती है, विभिन्न प्रकार से पड़ती का वजन कम हो जाता है आदि, इसका आकार में अलग फर्क रहता है, कलर में अलग से डिफरेंट आ जाता है। अब है गुण के आधार पर। दूसरा है वह गुण के आधार पर। गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ नंबर 5 आता है वो है शुद्ध पदार्थ। सेकंड है वो है मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है केवल जिस काम को काम में लेते हैं केवल वही पदार्थ उसके अंदर पाया जाता है, उसके अंदर अन्य जो है कच्चे माल जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में कम नहीं होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसके अंदर निर्माण प्रक्रिया में जो बिल्कुल काम में लेते हैं जिसका वजन वगैरह कम नहीं होता उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रित ये कच्चे माल जिनका वजन निर्माण प्रक्रिया में कम हो जाता है, यानी इनका जो निर्माण प्रक्रिया में वजन कम हो जाना, किसमें निर्माण प्रक्रिया में इनका वजन कम हो जाता है तो वो मिश्रित पदार्थ कहलाते हैं। तथा शुद्ध पदार्थ में निर्माण प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता है, वजन बराबर रहता है। तो ये बिल्कुल कच्चा माल का आकार एवं वजन देखो। तीसरा है इसकी नष्टता। तीसरा है कि नष्टता देखो, नष्टता के अंदर है उद्योग की स्थापना में कच्चे माल का नष्टता स्तर भी पदार्थ की आकर्षण शक्ति को निर्धारित करता है। सड़ने, नष्ट होने अथवा गलने के कारण कभी भी कच्चा माल उद्योग माल स्रोत के समीप स्थापित करने होते हैं। अगर कच्चा माल नष्ट होने वाला है, सड़ने वाला है या वजन कम होने वाला है, जैसे गन्ना वगैरह वजन कम होता है तथा जैसे कपास वगैरह अगर पानी में भीग जाती है तो अनेक कारण हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि अलग अलग प्रकार से स्थापन नहीं हो। अब है स्थापन पदार्थ। उद्योग विशेष स्थापन पदार्थ मुख्य कच्चे माल के महत्व को कम कर देता है। किसी भी उद्योग की किस सीमा तक अन्य पदार्थ में प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कोई कच्चा माल क्या होता है या अन्य पदार्थों में भी काम आता है, उसके कारण भी उस उद्योग की जो है स्थापना जो उसका मुख्य कारण है। उद्योग विविध पदार्थों की संख्या का अनुपात है। किसी भी उद्योग में कितने कच्चे माल का किस अनुपात में उपयोग होता है, यह कच्चा माल विशेष महत्व पर निर्भर करता है। किसी एक पदार्थ की आकर्षण शक्ति दूसरे पदार्थ की अधिक है या नहीं है। इस संदर्भ में सामान्य नियम यह बनता है कि उद्योग विशेष में जो जो पदार्थ की संख्या में वृद्धि होती जाएगी त्यों त्यों किसी एक पदार्थ की आकर्षण शक्ति भी कम होती जाएगी। यह नियम उस दशा में विशेष रूप से प्रभावी होगा जब निर्माण स्तर पर उसका वजन कम होगा या अधिक होगा। अब पदार्थ के वितरण में उसके उपयोग की तकनीक देखो। दूसरा है कच्चे माल में पदार्थ के वितरण एवं उसके उपयोग की तकनीक।
पदार्थ के आकर्षण स्तर के निर्धारित कारक के साथ साथ उद्योग की स्थिति पदार्थ के वितरण एवं उसके उपयोग की तकनीक पर भी बहुत निर्भर करती है। विशिष्ट प्रकार के यातायात के साधनों विकास के फलस्वरूप पदार्थ आकर्षण तथा तथ्य कमजोर अवस्था वजन ह्रास वाले पदार्थ अपने स्थान पर, यानी जिन पदार्थों का अगर वजन कम होता है वो उनके अगर वजन कम होता है तो उनके पास में ही उद्योग स्थापित कर दिया जाता है। यानी जैसे कच्चा माल है और वजन कम होता है, इसके पास में यहां पे उद्योग स्थापित कर देंगे। उद्योग स्थापित यहां पे करना पड़ेगा क्योंकि पास में कच्चा माल दूर ले जाएंगे तो कम होगा। तो अंत में निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि कई कारणों से पदार्थ का आकर्षण स्तर अधिकतम है, फिर भी कच्चे माल के स्रोत के पास में उद्योग स्थापित हो यह आवश्यक नहीं है। बाजार की दूरी तथा एकांत श्रम अभाव, कमजोर व अकुशल यातायात ऐसे साधनों को भी देखा जाता है। तो अन्य कारक है वो दूसरा है भौगोलिक कारकों के अंदर शक्ति। सेकंड कारक है वो है शक्ति। देखिए पहला था कच्चा माल। औद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाला कारक शक्ति है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रारंभ में शक्ति के संसाधन स्थलों पर स्थापना की जाती थी, यानी जहां पे शक्ति उत्पादन होती है यानी विद्युत उत्पादन होती है वहीं पे क्या जाता है उद्योग की स्थापना की जाती है। पहले के टाइम में औद्योगिक की स्थापना यहां पे की जाती थी कि जहां पे विद्युत शक्ति उत्पादन होगी वहां पे क्या कर देते थे औद्योग की स्थापना कर देते थे बिल्कुल से। इसके बाद में क्या किया जाने लगा औद्योगिक की स्थापना की जाए। आधुनिक कहलाने वाले उद्योग शक्ति के लिए क्या कहते हैं कृत्रिम पदार्थ निर्माण चेतन अचिंतनीय शक्ति साधन अनुपस्थित नहीं किया जा सकता। यह उद्योग जिनमें ताप का उपभोग अपेक्षाकृत अधिक होता है, किसी भी कार्य में शक्ति अपर्याप्त है। हर उद्योग में प्रारंभ में शक्ति से काम होता है। आप इसमें देखो औद्योगिक स्थापना में समस्त कार्य में सर्वाधिक उन्नति का कारक है वो शक्ति है। शक्ति की मांग बढ़ रही है, यानी विद्युत शक्ति की मांग सभ्यता का मानदंड बनती जा रही है। जिस देश में सर्वाधिक औद्योगिक शक्ति का उपभोग होता है वही राष्ट्र सर्वाधिक विकसित एवं अधिक सभ्य माना जाता है। शक्ति कई प्रकार की होती है, इसमें मानव पशुजनित भी हो सकती है और अन्य भी हो सकती है। औद्योगिक भूगोलवेताओं का मुख्य उद्देश्य उद्योग को चलाने के लिए उपलब्ध शक्ति उपलब्धि में उसकी पूर्ति से है, यानी इसकी जो उपलब्धता वह पूर्ति से कि शक्ति की उपलब्धता या पूर्ति समय पर उद्योग में हो जाती है तो सही रहता है। अगर नहीं इसकी विवेचना करना इस संदर्भ में कोयला, पेट्रोलियम तथा अन्य प्रकार की जो गैस है प्राकृतिक गैस है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस है। ये मुख्य रूप से निर्धारित कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक जो है उद्योग के लिए कितनी प्राथमिक शक्ति की आवश्यकता होगी। अब है शक्ति उपयोग में विभिन्न उद्योगों में भिन्न रूप से, यानी इसका उपयोग की बात करें। उपयोग शक्ति है वो अलग अलग उद्योगों में अलग अलग रूप से होती है। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग, यानी किस मात्रा में कितनी शक्ति उत्पादित हो गई है उद्योग की मात्रा के आधार पर कहा जा सकता है। मुख्य मांग ताप के रूप में होती है। जिस पदार्थ को गलाना है, पदार्थ में किस रूप में वापस बनाना है, उसको डालना है, तो ये मुख्य रूप से शक्ति पर उपलब्धता होती है कि कितने रूप में उसको शक्ति चाहिए, यानी कितना निर्माण और उत्पादन करता है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योग विशेष रूप से उपलब्ध किसी भी शक्ति का उपयोग कर सकता है। ताप प्रक्रिया शक्ति हेतु किसी भी प्राथमिक शक्ति के साधन का प्रयोग किया जा सकता है।
शक्ति विशेष का उपयोग, शक्ति विशेष का उपयोग अब बात करते हैं इसमें। जैसे कोयला है वो तो लकड़ी वगैरह से प्राप्त होता है, पेट्रोल है तो 19वीं शताब्दी से इसका उद्योग के क्षेत्र में नाम जुड़ा है। तो पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत शक्ति कोयले, पेट्रोलियम तथा जल से उत्पन्न की जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विभाज्यता है, यानी विद्युत को एक जो क्षेत्र से है वो दूसरे क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। अब वर्तमान औद्योगिक जगत में विद्युत शक्ति के अनेक कारण हैं। देखो, कोयला पेट्रोलियम का पृथ्वी पर वितरण अत्यधिक असमान है। दूसरा है विद्युत शक्ति जो पेट्रोलियम वगैरह प्राप्त होता है जो अलग अलग साधनों पर होता है। अब बात करते जाते हैं, अब शक्ति के उद्योगों का प्रभाव निम्न रूप से पड़ता रहता है, वो अलग अलग रूप से अलग अलग पड़ता है। जहां पे शक्ति, अगर उद्योग के पास में शक्ति है, जल विद्युत शक्ति या कोई पेट्रोलियम या कोयले की खनन, तो वहां पे अत्यधिक विकसित हो जाएगा और वहां पे सस्ती से मिल जाएगी। तथा उसमें अगर अत्यधिक दूर है उद्योग से तो वहां पे महंगी होगी, अत्यधिक खर्चीली होगी वह विद्युत शक्ति पहुंचने में। अब बात करते हैं जल की। औद्योगों के लिए जल मुख्य कारण माना जाता है। औद्योगिक संस्थानों में पानी बहुत अधिक महत्व रखता है। बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि इसके लिए बहुत कोयले के स्थान पर गैस अथवा तेल का और आम के स्थान पर सेव का उपयोग किया जा सकता है, परंतु पानी का कोई स्थापन नहीं है। यानी उद्योगों के अंदर कह सकते हैं पहले कि कोयले के स्थान पर हम पेट्रोल या डीजल का उपयोग कर सकते हैं, पर आम की जगह सेव का फल का उपयोग कर सकते हैं। पर वो जो जल की जगह तो जल ही काम में आएगा उद्योगों में, तो जल का कोई दूसरा स्थान है, परंतु पानी का कोई भी स्थान नहीं। तो उद्योगों में महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसे उपयोग किया जाता है, इसे कच्चे माल के रूप में, इसमें वस्तुओं को साफ करने में, उनको वाष्प बनाने में, वाष्प बनाने के बाद उसका ठंडा करने में, उपयोग लिया जाता है। उद्योग में पानी की आवश्यकता वर्तमान शताब्दी में और बढ़ गई है, यहाँ तक कि प्रति व्यक्ति पानी की जो उपभोग के आंकड़े हैं जीवन स्तर निर्धारण करते हैं। कृषि उपभोग कार्य में आने वाले पानी की मात्रा घटा दी गई है, औसत प्रति व्यक्ति उपभोग आता है। औद्योगिक उद्योग और आधुनिक उद्योग में पानी की प्यास इतनी अधिक बढ़ गई है कि क्षेत्र में स्थायी महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यानी पानी की बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा हो गई है, वर्तमान स्तर पर पानी की अत्यधिक मात्रा हो गई है। 1900 जो ईस्वी है उसमें 40 अरब गैलन पानी की आवश्यकता थी, प्रतिदिन उपभोग होता था, प्रतिदिन पानी का उपभोग होता था। पर वर्तमान में अगर इसकी बात की जाए तो ये बढ़कर 1990 तक ये बढ़कर और 70% तक आ गया है। तो 20% पुनर्वृद्धि। इसमें जल की पूर्ति दो मुख्य कारकों से होती है, यानी एक तो जल के जो स्रोत है वो उद्योग के पास में हो, यानी पानी के जो स्रोत है वो उद्योग के पास में अगर विकसित है तो इनका और तथा जल का गुण, जल मीठा है या खारा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से जल है। अगर खारा है तो वहां पे पता नहीं उद्योग विकसित होगा या नहीं होगा, तो ये जल गुण भी देखा जाता है। वह धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, उसमें अशुद्धियां कितनी प्रकार से है ये भी देखा जाता है। दूसरा है देखो जल की मांग। पूर्ति के साथ साथ जल की मांग भी महत्वपूर्ण होती है। मांग की पूर्ति बाती जल मुख्य रूप से 2 गुना अधिक महत्व होता है। जल की मात्रा है, इसका गुण स्तर भिन्न उद्योग में जल की अलग अलग 30% अंश तक इसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी मुख्य रूप से जो भिन्न उद्योगों में भिन्न प्रकार से इसमें लवणता, तापमान, घनत्व के आधार पर जल की है वो मुख्य रूप से स्थिति देखी जाती है। किस उद्योग में किस प्रकार का जल चाहिए, यानी लवणता वाला चाहिए या खाद्यान्न या मीठा जल चाहिए। जैसे कई उद्योगों में इसको ठंडा वगैरह करने में, कई में उसमें जैसे रासायनिक उद्योग में मिलावट के लिए किया जाता है।
जिन उद्योगों में जल का अधिक उपयोग होता है वहां प्रदूषण जल को निकासी की समस्या आती है, यानी प्रदूषित जल निकासी की भी समस्या आती है। इसलिए ये क्या कर देते हैं, नदियों वगैरह को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे उपयोगित जल को यथासंभव पहुंचाना तथा बाद में जो खराब जल है उसको वापस से रीफिल्टर नहीं करते हैं और सीधे नदी नालों में छोड़ देते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो प्राकृतिक भौगोलिक कारक थे वो मुख्य थे। अब है देखो दूसरा अगला है वो बाजार। बाजार देखो किस प्रकार से यह वृद्धि भी आधुनिक उद्योग में स्थानीयकरण में कच्चे माल का महत्व बढ़ता जा रहा है, फिर भी औद्योगिक स्थापना पूर्व कच्चे माल की आपूर्ति का स्थान अवश्य देखा जाता है। अन्य कारणों में स्थिति में बाजार स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। बाजार एक प्राकृतिक उपज नहीं है अपितु मानवकृत है। बाजार क्या है, मानवकृत है। मानवकृत है, ये उद्योग के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अन्य है। औद्योगिक भूगोलताओं का प्रमुख उद्देश्य उद्योग के स्थानीयकरण पर बाजार का प्रभाव निर्धारित करता है। उद्योग में वस्तु से उत्पादन से लेकर उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बाजार का होना आवश्यक है, क्योंकि बाजार की अनुपस्थिति में विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो सकता है। यानी अगर बाजार नहीं होगा तो विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार से होगा, उत्पादन नहीं होगा। आधुनिक तकनीकी ज्ञान के फलस्वरूप प्राप्त कच्चे माल की सहायता से उद्योग की स्थापना होने लगी है। प्राय अधिक उन्नत क्षेत्र की जनसंख्या की खरीदने की क्षमता भी अधिक होती है। विश्व के ऐसे ही प्रदेश सबसे बड़े हैं। अब है देखो निम्नलिखित गुण बाजार को अधिक प्रभावित करते हैं। वस्तु के वजन या आकार या कोमलता में वृद्धि। तो पहला है वस्तु के वजन या आकार या कोमलता में वृद्धि। सेकंड बात करते हैं शीघ्र नष्टता, यानी कई जो पदार्थ है वो जल्दी उद्योगों में बन जाते हैं। उनको क्या करते हैं, मुख्य रूप से उस शीघ्र क्षेत्र में क्या होते हैं, परिवर्तित किया जाता है या शीघ्र मार्केट में बेचा जाता है, अन्यथा वो अगर उसको मार्केट में नहीं बेचा जाता है तो वो शीघ्र नष्ट हो सकता है। इसके कारण उसको खपत कर दिया जाता है मार्केट में जल्दी से जल्दी। अगला है अपेक्षा सस्ती वस्तु, और अगर वो सस्ती नहीं है और अत्यधिक महंगी है तो स्थानीय को खरीदार उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब है बाजार की क्षमता। बाजार की क्षमता किस प्रकार की है, मान लो जनसंख्या आसपास कम है, बाजार में खरीदार वाले कम रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, उत्पादन से लेकर विशिष्ट वस्तुओं का जो उत्पादन है वो किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। नो प्रोडक्शन, सर्वचलित पदार्थों की उपलब्धता है। औद्योगों का स्वभाव देखो, औद्योगों के अगर स्वभाव की बात की जाए तो औद्योगों का स्वभाव किस प्रकार का है, निरंतर चलने वाले हैं या कभी कभी चलते हैं। अब है फैशन परिवर्तन, यानी परिवर्तन के दौर में उद्योगों में क्या होता है, पुराना सामान बना लिया जाता है, तो फैशन परिवर्तन हमेशा से नए एक माल को बना के छोड़ दिया, उसमें पता नहीं वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इसलिए उद्योगों को क्या विशेष स्तर पर फैशन स्तर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें उद्योग की जो बनने वस्तुओं के जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, बाजार आते हैं, ये परिवर्तन आदि बाजार के कारण आते हैं। प्राय आराम, फैशन, विलासिता, जिस प्रकार से स्त्री बच्चों के पोशाक, टोपे, मौजूद समाचार पत्र, प्रकाशन आदि बदलते रहते हैं। यानी अगर बदलते रहते हैं तो ये किस प्रकार से बदलते हैं, नए नए जनरेशन में नए नए कपड़े वगैरह, नए नए जूते वगैरह आदि बदलते रहते हैं। अब देखो अगला है वो है यातायात। यातायात जहां मार्गों का अधिक घनत्व होगा,
जहां मार्गों का अधिक घनत्व होगा, जहां मार्गों का अधिक घनत्व होगा, विविध प्रकार से साधन होते हैं, वहां विविध प्रकार के साधन होते हैं। और ये अवश्य देखा जाता है, वहां कच्चे माल का एकत्रीकरण, उत्पादित वस्तुओं का वितरण सुचारू होता है। वहां कच्चे माल का एकत्रीकरण व उत्पादित माल का विस्तारण आवश्यक रूप से और आसानी से हो जाता है। जिस प्रकार से इसमें कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग, तो वहां पे यहां तक कि उत्पादन होने वाला खर्च यातायात का बहुत प्रभाव पड़ता है। कच्चा माल कारखाने में नहीं लाया जाए, औद्योगिक उत्पादन नहीं हो सकता। यद्यपि वस्तुएं यूं ही हो सकती है, पदार्थों के एकत्रित करने पे मूल्य प्रत्येक उद्योग में भिन्न भिन्न होता है, किंतु कुछ उद्योगों का इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव न्यूनतम होगा, उद्योग वहीं केंद्रित होगा जहां यातायात खर्च क्या होगा। अब उद्योग लगाने की बात, तो यातायात खर्च न्यूनतम होगा वहां उद्योग स्थापित होगा। यानी यातायात खर्च कहां होगा, न्यूनतम होगा, बिल्कुल कम होगा, यानी जीरो होगा। वहां उद्योग स्थापन करने पर अधिक लाभ प्राप्त होगा उद्योगकर्ता को। यातायात खर्च में किराए के साथ साथ अन्य अप्रत्याशित खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जैसे बीमा, पूंजी, ब्याज, नष्टता, तोड़-फोड़, हर्जाना, कार्यालय आदि। अब यातायात की देखो, यातायात प्रकार, इसमें रेल भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी हो सकता है, सड़क मार्ग भी। तो किंतु जल यातायात क्या होता है इनके बदले, जल यातायात सस्ता होता है। तो व्यापारी के लिए जल यातायात तथा हवाई यातायात छोटे आकार में तथा मूल्यवान वस्तुओं के लिए किराया जाता है। अधिक किराया जिनके लिए जाता है उसमें हवाई परिवहन, ये अत्यधिक महंगा होता है, ये महंगा होता है। तथा जिनका अधिक उच्च किस्म वाली होती है, उन वस्तुओं के लिए, उच्च किस्म वाली वस्तुएं होती है, उनके लिए हवाई वह यातायात उपलब्ध किया जा सकता है, उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं यातायात की जो प्रभावी है, यातायात और धरातल। पहला है यातायात का धरातल से करने से संबंध होता है कि यातायात वहां पे जो उद्योग लगा है, वहां पे यातायात के लिए मार्ग ही सही नहीं है, धरातल ही ऊबड़ खाबड़ है, तो इससे भी मुख्य रूप से ये भी प्रभावित होता है, यानी धरातल से। अब है इनमें यातायात बहुत ज्यादा हो गए, और एक है यातायात वापस, अगर यातायात के साधनों में दूसरे उद्योग भी हो तो वहां पे जो साधन है वापस लौटते समय खाली नहीं है, उन पे भी माल वापस लौट दिया जाए। तथा किराया दर अपेक्षा करते सही होनी चाहिए, तथा मुख्य रूप से सामान्य दर होनी चाहिए, जिससे क्या है कि वहां पे यातायात जो है सुलभ प्राप्त हो जाता है। यातायात प्रभावित उद्योग के लिए आदर्श स्थिति उस स्थान पर होगी जहां कच्चा माल एकत्रित एवं तैयार माल का वितरण का खर्च न्यूनतम हो। अन्य बातों के सामने ये मुख्य बातें स्पष्ट होती है। अब वाणिज्यिक व्यवसाय एवं क्षेत्रीय विशिष्टीकरण हेतु सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था आवश्यक होती है। यानी यातायात की व्यवस्था कैसी है, सुविकसित व्यवस्था होनी आवश्यक है। सुविकसित व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें विपुल पूंजी का विनियोजन हुआ है।
विपुल पूंजी का विनियोजन हुआ है तथा परिणाम स्वरूप यहाँ पे समुद्र तटीय क्षेत्र, कस्बे, नावे आदि के लिए बसे यातायात अधिक सुगम बने हुए हैं। ये तो था इसके लिए यातायात। तो यातायात हमेशा सस्ता और सुलभ होना चाहिए, तो एक यातायात जो सड़क मार्ग क्रांति है वो भी अच्छी हुई है तथा उद्योगों में अन्य साधन में धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसमें पाइपलाइन, गैस द्वारा अन्य वायु जो द्रव्य पदार्थ है उसमें स्थानांतरण वगैरह सारी चीजें अलग अलग बढ़ी है। अब देखो श्रम, श्रम उद्योग स्थानीयकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण है। सभी तरह के कार्य करने वाली मशीनों के उपरांत भी मानव श्रम का उपयोग आवश्यक होता है। यानी पहले क्या था, सभी कार्य मनुष्य के द्वारा होता था, वर्तमान में क्या है, सबसे अधिक मशीनीकृत कार्य होने लग गया। तो मशीनें आ गई, फिर भी मशीनों के कारण भी फिर भी मनुष्य की आवश्यकता, मानव की आवश्यकता उन मशीनों को चलाने के लिए आदि के लिए पड़ती है। तो फिर भी मानव श्रम एक मशीन में 50 से अधिक साधारण श्रमिकों का कार्य कर सकती है। एक जो मशीन है, एक साधारण मशीन है, मशीन 50 व्यक्तियों का कार्य कर सकती है। कार्य कर सकती है, किंतु श्रेष्ठ मशीन का चालक श्रमिक ही होगा। चलाने वाला श्रमिक ही होगा मशीन। अतः यंत्रीकरण की गुण से मानव श्रम में महत्व में किसी स्थिति की अवहेलना नहीं की जा सकती। किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण में श्रम का प्रभाव नापना कठिन है, क्योंकि प्रत्येक उद्योग में श्रम होने वाला खर्च समान नहीं होता है। यानी जो प्रत्येक उद्योग में श्रम पर खर्च समान नहीं होता। अलग अलग खर्च होता है। यानी किसी उद्योग में ज्यादा होता है, किसी में श्रम कम होता है, वहां पे कम होता है। यानी किसी में जटिल और किसी में कुशल। तो आप वास्तव में कम खर्च में अनेक उद्योगों की स्थापना का मुख्य कारक बन जाता है। श्रम पूर्ति स्वाभाविक रूप से समस्त उद्योगों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। इनका निर्धारण अलग अलग है। अब यहाँ पे बात करते हैं श्रम दर की। ये श्रम दर की क्षेत्रवार श्रम दर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, यानी क्षेत्र अनुसार होती है। जिसको बोलते हैं रेट। श्रम दर की क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है, यहां तक कि दो पड़ोसी क्षेत्रों में, चाहे वे प्रांत हो अथवा नगर, भिन्न भी वैसे अति विकसित औद्योगिक प्रदेशों में, हाँ अगर विकसित प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है, विकसित औद्योगिक प्रदेश है, विकसित औद्योगिक प्रदेश है, तो श्रम दर क्या होगी, उच्च होगी। अगर वहां पे विकसित नहीं है, अविकसित है, तो क्या आ जाएगा, श्रम दर निम्न होगी। यानी अगर विकसित नहीं है, अविकसित है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, श्रम दर निम्न हो जाएगी। अब बात करते हैं, इसमें भी दो कारण रह जाता है। अगर अधिक जनसंख्या वाला है, अगर श्रम उपलब्धता, अगर अधिक जनसंख्या है, तो वहां पे श्रम है वो कम दर में भी उनको अत्यधिक मिल जाएगी। और अगर
सरम जो अगर कम जनसंख्या है, अगर कम जनसंख्या है तो वहां पे अधिक रेट में भी कम श्रमिक मिलेंगे उनको। अब है श्रम पूर्ति की बात करें, उद्योग में निश्चित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के भंडारण महानगर में होते हैं और बृहद श्रमिक जमाव औद्योगिक आकर्षण का केंद्र होता है। तो यानी मुख्य रूप से श्रमिक इस प्रकार से भी उनको प्रभावित करता रहता है। अब है श्रम स्थिरांक। अब इसमें श्रम स्थिरांक है वो है फर्स्ट है वो है श्रमिक स्थिरांक। श्रमिक स्थिरांक की बात की जाए तो शारीरिक स्थिरांक, राजनीतिक स्थिरांक और गतिशीलता कि वहां पे जाने आने की उसका किराया भाड़ा अच्छा है या देंगे या नहीं देंगे, तो ये चीजें तथा उनकी व्यावसायिक गतिशीलता, उनमें कुशलता यानी तकनीकी कुशल है या नहीं है। अगला है कार्य कुशलता भी देखी जा सकती है और यंत्रीकरण, तकनीकी विकास के फलस्वरूप मानव कार्य अब मशीनों के हो गया है, तो स्वचालित यंत्र प्रणाली उत्पादन पर बहुत खर्च हो गया है, मशीनें कार्य कर सकती हैं। इसके बाद में है अन्य जो कारक है उसमें देखो है भूमि। भूमि वो जो है अन्य कारक है। औद्योगिक स्थान में भूमि भी महत्व रखता है। कई बार भूमि उपयुक्त भूमि स्तर के अभाव, उपयुक्त भूमि स्तर का अभाव ये भी हो जाता है उद्योग के सामने, यानी आदर्श उपस्थिति के उपरांत भी अन्य उद्योग स्थापित नहीं हो पाता है। अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं भूभाग की आवश्यकता और भूभाग भी कई स्थानों पे अच्छा होना चाहिए। इन वर्ग में आधुनिक जो लोहा इस्पात उद्योग यानी भूमि का स्थल है वो नदीगाड़ी क्षेत्र में है या समतल है या किस प्रकार का है या नगरीय क्षेत्र के पास में है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की भूभाग की आवश्यकता होती है। इसके लिए जैसे शौचालित वायुयान वाला क्षेत्र है या वायुयान के लिए नगरीय क्षेत्र बसाव वाला से दूर होना चाहिए। अनेक प्रकार के इसमें जलाशय, समुद्री झील है। भूमि की दृष्टि से स्थल चयन बड़ा अहम भूमिका निभाता है, यानी भूमि स्थल पहला देखा जाता है। सर्वप्रथम भूमि स्थल यानी उद्योग की स्थापना करने के लिए प्रथम रूप से भूमि स्थल को देखा जाता है, यानी कहां पर इसका स्थापित किया जाए या नहीं किया जाए। तो भूमि स्थल ये कारखाने स्तर पर अवश्य यानी कोई चट्टानी क्षेत्र ना हो जहां पे बड़ी मनी मशीनों के कारण कंपन सहन कर सके, तो उस जो कंपन सहन कर सके इसलिए वहां पे चट्टानी क्षेत्र है या नहीं ये भी देखा जाता है। तो भूभाग का परीक्षण अवश्य किया जाता है। भूभाग का परीक्षण करने के बाद कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट के हेतु निर्धारण है या नहीं है, यानी उस भूमि में उसका निस्तारण किया जाए, अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने की व्यवस्था है या नहीं है। इसके अलावा अनेक उद्योग किराए जो मूल्य की दृष्टि से है वो अनेक प्रकार से वहां पे शीत ऋतु की। अब बात करते हैं हम जलवायु। यद्यपि जलवायु प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि व्यवसाय पर प्रभावी रूप से दृष्टिगोचर होती है, फिर भी निर्माण उद्योग में इसका उपयुक्त जलवायु का अभाव से नहीं प्रतिकूल होने के मानव उस व्यवसाय में बस नहीं सकता। यानी जलवायु का जो अनुकूलता बढ़ती जाती है, मानवीय जो व्यवसायिक क्रियाएं हैं वो अत्यधिक होती जा रही है, यानी व्यवसाय के लिए भी अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें द्वितीय तृतीय यानी जिस प्रकार से अगर जलवायु अच्छी होगी तो कृषि उत्पादन अच्छा होगा और कच्चा माल है वो उद्योग के लिए प्राप्त होगा। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं कच्चा माल को प्रभावित करती है। कच्चा माल अगर उपलब्ध होगा तो यह है जलवायु कच्चे माल को उपलब्ध कर देते तथा मानव यानी श्रमिकों को भी प्रभावित करती है, मुख्य रूप से। तो कच्चा माल और श्रमिकों को वृद्धि रूप से जलवायु प्रभावित करती है। तो इसमें प्राथमिक जो क्रियाएं, द्वितीय चतुर्थ क्रियाएं सभी इन पर निर्भर रहती है। कई बार गर्मी अधिक होने तथा शीत कारणों, वर्षा के कारण जो खाद्यान्नों में है जल बढ़ जाने के कारण भी वर्षा अधिक हो गई तथा गर्मी अत्यधिक यानी उष्णता भी सबसे अधिक प्रभावित करती है तथा शीत ऋतु भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा शीत है तो जो कार्य करने वाले क्षेत्र है जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में समुद्री क्षेत्र होने के कारण बहुत विकसित हो गए
तथा राष्ट्र में कई बार जैसे जम्मू कश्मीर में वो है बादल वगैरह है क्षेत्र है, तो उसके कारण से भी इस प्रकार का क्षेत्र में जलवायु मुख्य रूप से प्रभावित करती है। यानी जलवायु मुख्य रूप से हर क्षेत्र में इसको उद्योग को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं वो है संकेंद्रण, यानी उद्योगों का संकेंद्रण। किसी भी आर्थिक मानचित्रावली को देखकर यह सहज ही नहीं कहा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन अधिकांश वस्तुओं के संकेंद्रण विश्व में कुछ ही क्षेत्रों में हुआ है। यानी संकेंद्रण उद्योगों की स्थापना का संकेंद्रण सबसे ज्यादा कहां पे किया जाए। मान लो कोई ये क्षेत्र है और इसमें सर्वाधिक संकेंद्रण, मान लो इस क्षेत्र में उद्योगों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा हो या इस क्षेत्र में हो और यहाँ पे छिटपुट उद्योग, तो ये क्या हो गए उद्योग। तो का सेकंड बहुत सारे उद्योग हो गए, यहाँ पे उद्योग है, अनेक संख्या में उद्योग विकसित हो गए। जो जो केंद्र का कार्यकाल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके क्षेत्र बढ़ते जाते हैं, जैसे बंदरगाहों का खुलना, मार्गों का खुलना आदि अनेक प्रकार से क्षेत्र आ जाते हैं। अब इसमें कुछ है वो है राजनीतिक कार्य भी देखी जाती है। राजनीतिक कारक सरकार की सामान्य प्रगति, सरकार का प्रारूप कैसा है, यानी प्रारूप देखा जाता है। प्रारूप कैसा है या बजट कैसा है, किस प्रकार से बजट में काम किया जाता है, बजट उद्योगों के लिए है या नहीं है, व्यवसायिक रूप से औद्योगिक नीति बनी है या नहीं बनी है, किस प्रकार से मजदूरी वगैरह, मजदूरी कितनी है, बजट में कितना प्रकार से उनको औद्योगिक आवश्यकताएं किया है, कारखाने की स्थापना है या नहीं है, सामुदायिक केंद्र है या नहीं है, केंद्रों की स्थापना है या नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाइयां देखी जाती है। उद्योग की स्थिति है या नहीं है, उद्योग की स्थिति कहाँ है, किस प्रकार से है या नहीं। अगला है वो है आर्थिक कारकों में देखा जाता है। आर्थिक कारक में है फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं वो है पूंजी। पूंजी उद्योग की स्थिति, प्रकार, मूल्य व विभिन्न स्थितियों में पूंजी प्रभावित करती है। पूंजी जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित करती है उद्योग को। अगर पूंजी नहीं होगी उसमें पूंजी मूल्य आ जाता है, यानी उद्योग को लगाने से लेकर अगर उद्योग में जो मशीनें आती है, यंत्र आता है, उसमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग निर्माण में भी भूमि अगर लेते हैं, भूमि लेने पर भूमि क्रय, कच्चा माल, वेतन, वाहन किराया, सभी में पूंजी जो है पूंजी की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। पूंजी की मुख्य रूप से आवश्यकता इनकी क्षेत्र में होती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में पूंजी अगर आवश्यक होगी तो ही उद्योग चल पाएगा, अन्य तो उद्योग नहीं चल पाएगा। इसलिए कई प्रकार से आर्थिक कारणों से भी औद्योगिक स्तर को जो विकसित जाए, जिनके पास कैसे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल से छोटे स्तर पर ही रह जाते हैं और बड़े अगर पूंजी अत्यधिक होगी तो हर प्रकार की मशीनीकरण, यानी यहाँ पे मशीनों के खर्च वगैरह, उत्पादन लागत हो गया, कच्चा माल हो गया, बिजली हो गई, विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र है उनके लिए आवश्यकता होती है। अतः ये औद्योगिक स्थानीयकरण कारण यह है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। वहां तक के लिए धन्यवाद।